चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा एमसी पूरे कॉन्फिडेंस और खतरनाक एटीट्यूड के साथ सबके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वह सबको खुली चुनौती दे रहा हो। उसे देखकर पास खड़े लोग भी महसूस करने लगते हैं कि यह वही पुराना इंसान नहीं रहा, बल्कि अब वह पूरी तरह बदल चुका है और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि आसपास खड़ी भीड़ आपस में बातें करने लगती है। कुछ लोग हैरान होकर कहते हैं कि क्या यह लड़का पागल हो गया है? आखिर इसने अभी क्या कह दिया? क्योंकि उसने खुलेआम हीरो के परिवार का अपमान कर दिया है, जो किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब सभी लोग हैरानी और डर के साथ उसे देखने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे एमसी के आसपास कई लड़के जमीन पर गिर चुके हैं। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या यही लड़का नहीं था जो हमारी क्लास में सबसे कमजोर था? फिर अचानक यह इतना ताकतवर कैसे बन गया? अब सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर हमारे एमसी के साथ हुआ क्या है। हमारे एमसी की बातें सुनकर सामने खड़ा लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है। वह हंसते हुए कहता है कि इस लड़के के तो कोई माता पिता भी नहीं है, हमेशा अकेला और उदास रहता है। शायद अब इसका दिमाग ही खराब हो गया है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह किससे पंगा ले रहा है। इसके बाद वह लड़का जमीन पर बैठा हुआ गुस्से में कहता है कि सामने वाला तो सिर्फ एक पंचिंग बैग है। उसे लगता है कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि वे लोग अभी तक उसके पीछे नहीं पड़े। लेकिन फिर भी उसने हमला करने की हिम्मत कैसे कर ली? उसकी बातों से साफ दिख रहा है कि अब यह लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। यहाँ हम देखते हैं कि गुस्से में भरा एक लड़का अपने साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है कि अच्छा हुआ, अब वह इन सबको एक साथ ही साफ कर देगा। उसे पूरा भरोसा है कि सामने वाले उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वह बिना सोचे समझे सीधे हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। यहाँ हमारा एमसी हल्की सी स्माइल के साथ कहता है जैसे उसे सामने वालों की कोई परवाह ही नहीं हो। उसकी आंखों में पूरा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा है। इसके बाद हमारा एमसी बिजली की स्पीड से सब पर हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड में सामने खड़े कई लोगों को लात-घूंसों से बुरी तरह गिरा देता है। उसकी ताकत देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ हमारा एमसी जोरदार किक मारता है, जिससे सामने वाला आदमी सीधा जमीन पर जा गिरता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि एक ही वार में दुश्मन की हालत खराब हो जाती है। यहाँ अचानक पूरे हॉल का माहौल बदल जाता है। सब स्टूडेंट्स के सामने कुछ लोग पल भर में जमीन पर गिर जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर एक सेकंड में ऐसा क्या हुआ, और पूरा हॉल शॉक में चला जाता है। अब यह लड़का जमीन पर गिरा हुआ है, उसके चेहरे पर चोट के निशान और मुंह से खून भी निकल रहा है। वह पूरी तरह हैरान है और सोच रहा है कि आखिर एक ही पल में उसे किसने इतनी जोर से गिरा दिया। अब पूरे हॉल में खड़े स्टूडेंट्स पूरी तरह शॉक में हैं। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अभी क्या हुआ, क्योंकि जिसे सब बहुत ताकतवर समझते थे उसे एक पल में फिर से जमीन पर गिरा दिया गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि यह इतना जल्दी कैसे हो गया। अब वह लड़का जमीन पर झुका हुआ है और अपने दिमाग में वही पल बार बार सोच रहा है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह इतनी आसानी से कैसे हार गया, और उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। अब गुस्से में वह अपनी खास स्किल एक्टिव कर देता है। उसका पूरा शरीर आग की तरह जलने लगता है और उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। वह चिल्लाते हुए सोच रहा है कि आखिर एक कमजोर समझे जाने वाला इंसान उससे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। अब वह लड़का गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत एक खतरनाक हथियार निकाल लेता है। जैसे ही वह उस आग से जलते हथौड़े को पकड़ता है, उसकी ताकत अचानक बहुत बढ़ जाती है और माहौल और भी खतरनाक लगने लगता है। गुस्से से भरा वह लड़का अपने जलते हुए हथौड़े को हवा में उठाकर पूरी ताकत से वार करने की कोशिश करता है। पूरा हॉल उस खतरनाक हमले से कांपता हुआ महसूस होने लगता है। इसके बाद हमारा एमसी बिजली की स्पीड से सब पर हमला कर देता है
अब गुस्से में जल रहा वह लड़का पूरी ताकत से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और सोचता है कि उसने हमला करने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही सामने वाला हमला करने की कोशिश करता है, तभी एमसी तुरंत मौका पकड़ लेता है। वह अपनी खास स्किल एक्टिव करके तेजी से आगे बढ़ता है और एक जबरदस्त पंच सीधे उसके चेहरे पर मार देता है। इस वार से उसकी ताकत अचानक कई गुना बढ़ जाती है। यह हमला इतना तेज और खतरनाक होता है कि सामने वाला पूरी तरह शॉक में चला जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एमसी इतनी जल्दी पलटवार कर देगा। उसी समय एमसी बिना रुके आगे बढ़ता है और सीधे एक जोरदार किक मार देता है। उसका हमला इतना तेज होता है कि सामने वाला पल भर में जमीन पर गिर जाता है और पूरा माहौल फिर से हिल जाता है। अब अचानक वहां गार्ड और कुछ लोग पहुंच जाते हैं और सब हैरानी से पूछते हैं कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि हॉल के अंदर इतना बड़ा हंगामा देखकर सब लोग शॉक में पड़ जाते हैं। यहाँ एमसी आराम से खड़ा है और उसका दुश्मन पूरी तरह जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स यह देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी किसी को हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। तभी कोई चिल्लाता है कि डिंग शू बेहोश हो गया है, जल्दी किसी हीलर को बुलाओ। दूसरी तरफ खड़े स्टूडेंट्स अभी भी शॉक में हैं। वे आपस में बात कर रहे हैं कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। एक स्टूडेंट कहता है कि हमें तो बताया गया था कि उसका लेवल सिर्फ 5 है, लेकिन उसकी ताकत देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। शायद उसने अपना असली लेवल सबसे छुपा रखा था। यह सब देखकर दो लड़कियां भी पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि एमसी ने इतनी आसानी से एक ताकतवर लड़के को हरा दिया। उनकी आंखों में साफ दिख रहा है कि अभी जो हुआ वह सबके लिए बहुत बड़ा शौक है। उसी समय वहां का गार्ड गुस्से में चिल्लाने लगता है कि म्यूजियम के अंदर लड़ाई करना मना है। अगर यहाँ कुछ टूट गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वह गुस्से में टीचर से भी कहता है कि अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखें। जैसे ही एमसी अपने दुश्मन को हराकर खड़ा होता है, तभी एक टीचर तेजी से आगे आकर चिल्लाता है, अब बस करो। वह गुस्से में कहता है कि तुमने पहले हीरो का अपमान किया और अब उसके वंशज पर भी हमला कर दिया। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं है? शेमलेस। और उसके हाथ में रहस्यमय ताकत चमकने लगती है, जिससे साफ पता चलता है कि वह किसी से भी डरने वाला नहीं है। अब एमसी की आंखें बैंगनी रोशनी से चमकने लगती हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल है, जिससे साफ पता चलता है कि वह अपनी असली ताकत दिखाने से बिल्कुल भी नहीं डरता। अब असली खेल शुरू होने वाला है। जैसे ही गार्ड एमसी को रोकने की कोशिश करता है, तभी अचानक एमसी की रहस्यमय बैंगनी ताकत एक्टिव हो जाती है। उसकी एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि पास की चीजें तक टूटने लगती हैं और गार्ड भी यह देखकर डर से पीछे हट जाता है। अब गार्ड और बाकी स्टूडेंट्स एमसी की ताकत देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। गार्ड के चेहरे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सामने खड़ा लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है। अब एमसी शांत खड़े होकर अपनी बैंगनी ताकत के साथ बोलता है कि शर्म की बात कौन कर रहा है। वह टीचर को देखकर कहता है कि जो खुद को निष्पक्ष बताती है, उसने भी सिर्फ क्षु की ही बात सुनी है। अब सबको समझ आने लगता है कि असली सच्चाई कुछ और ही है। अब गार्ड गुस्से में चिल्लाने लगता है और एमसी पर आरोप लगाता है कि वह शायद उस लड़के के परिवार को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर साफ दिखाई दे रहा होता है। गार्ड अभी भी हैरान होकर एमसी के हाथ में पहनी हुई रहस्यमय रिंग को देखता है और सोचने लगता है कि यह आखिर कैसी ताकत है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने पूरा हमला भी नहीं किया था, फिर भी एमसी ने उसका छुपा हुआ अटैक आसानी से रोक दिया। अब एमसी पूरी तरह अपनी बैंगनी ताकत के साथ खड़ा हो जाता है। उसके चारों तरफ खतरनाक एनर्जी घूम रही होती है और वह शांत आवाज में कहता है कि उसने सिर्फ इतना कहा था कि टीचर वैसे इंसान नहीं लगती जो एक तरफ की बात सुनकर फैसला करे।
यह सुनकर टीचर भी थोड़ा घबरा जाता है और माहौल शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह इस लड़ाई की असली वजह जरूर पता लगाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी समझ आ जाता है कि एमसी कोई साधारण लड़का नहीं है। अब एमसी अपनी उंगली में पहनी हुई काइमेरा बोन रिंग को देखता है और सोचता है कि यह एक एपिक आइटम है जो उसे लेवल 21 के बॉस से मिला था, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम हो चुकी है। इसलिए वह समझ जाता है कि यह ताकत अभी भी इतनी बड़ी नहीं है। एमसी मन ही मन सोचता है कि यह रिंग अभी भी लेवल 35 के टीचर के खिलाफ लड़ने के लिए कमजोर है। इसलिए वह शांत रहते हुए कहता है कि अगर सजा देनी है तो बस उन्हें म्यूजियम से बाहर निकाल दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह सब कहने के बाद एमसी बिल्कुल शांत होकर पीछे मुड़ जाता है। टीचर उसे जाते हुए देखकर हैरान रह जाता है, जबकि एमसी बस अपने दोस्त से कहता है, क्याओ जी, चलो यहाँ से। उधर बाकी स्टूडेंट्स इस सब को देखकर पूरी तरह शॉक में होते हैं। वे आपस में बात करने लगते हैं कि एक स्टूडेंट ने टीचर का अटैक तक रोक दिया। क्या सच में कोई स्टूडेंट इतना ताकतवर हो सकता है? उधर अंदर सारे लोग घायल पड़े डिंगशू को देखकर घबरा जाते हैं और जल्दी से उस पर हीलिंग स्पेल इस्तेमाल करने को कहते हैं। लेकिन तभी सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ ही पल में वह खुद ही ठीक होने लगता है। इसके बाद एमसी बिल्कुल शांत होकर अपने दोस्त के साथ म्यूजियम से बाहर निकलने लगता है। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं होता, जैसे अभी जो हुआ वह उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। अब एमसी के दिमाग में पुराने ख्याल आने लगते हैं। वह ठंडी आवाज में सोचता है कि आखिरकार उस घटना में कोई भी नहीं बचा था और बेनबिन को तो बहुत पहले ही उस तथाकथित हीरो ने मार दिया था। उधर उसका दोस्त एमसी को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि अब वह एमसी की ताकत और उसके शांत लेकिन खतरनाक स्वभाव को देखकर अंदर ही अंदर उसे एडमायर करने लगा है। उधर एमसी मन ही मन सोचता है कि अगर सामने वाला सच में जानता होगा तो वह बिना सोचे सब बता देगा। इसलिए वह शांत होकर कहता है कि उसे इतिहास ज्यादा याद नहीं, तो वह ही बता दे कि हीरो डिंग कून ने असल में क्या किया था। एमसी का दोस्त थोड़ा घबरा कर कहता है, हीरो डिंग कून, मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि आखिर एमसी अचानक उससे यह सब क्यों पूछ रहा है। एमसी का दोस्त बताता है कि हीरो डिंग कून को पहले ही गद्दार यूचे की योजना का पता चल गया था, इसलिए उसने एस लेवल रिफ्ट के पास पहले से ही घात लगाकर हमला किया और उसी की वजह से पूरी बगावत का संकट खत्म हो गया। यह सुनकर एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन दोहराता है, रिफ्ट के पास घात लगाकर हमला, जैसे उसे इस कहानी में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही हो। यहाँ पूरा बैटलफील्ड तबाह हो चुका है, चारों तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हैं और बीच में एमसी अकेला बैठा है, जैसे उसने अभी अभी एक भयानक लड़ाई खत्म की हो। उसके आसपास बाकी हीरोज भी खड़े हैं, लेकिन माहौल देखकर लगता है कि यह जीत भी बहुत भारी कीमत देकर मिली है। अगले ही पल लड़ाई और खतरनाक हो जाती है। मॉन्स्टर्स और डार्क वॉरियर्स अचानक हमला कर देते हैं और कई सोल्जर्स को बेरहमी से मार देते हैं। पूरा बैटलफील्ड खून और केओस से भर जाता है, जिससे साफ दिखता है कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन असली लड़ाई में हालत बहुत खतरनाक हो जाती है। एमसी बुरी तरह घायल है, उसके चेहरे पर खून है और चारों तरफ दुश्मन घिरे हुए हैं। फिर भी वह गुस्से और पागलपन भरी हिम्मत के साथ लड़ता रहता है, जैसे आखिरी सांस तक हार मानने वाला नहीं है। एमसी का दोस्त बताता है कि हीरो डिंग कून ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह इस डंजन क्राइसिस को खत्म करेगा, इसलिए उसने सालों तक बहुत कड़ी ट्रेनिंग की ताकि वह इतना ताकतवर बन सके कि पूरी दुनिया को इस खतरे से बचा सके। इसके बाद राजा ने उसकी बहादुरी देखकर उसे प्रमोट कर दिया। फिर कई सालों तक वह अलग अलग जगहों पर जाकर मॉन्स्टर्स और डिजास्टर्स से लड़ता रहा और कई क्षेत्रों को विनाश से बचाता रहा। यहाँ दिखाया गया है विंटर सिटी कैटेक्लिज्म, जहाँ एक भयानक आपदा आई थी। उस समय एक शक्तिशाली योद्धा अकेले ही दर्जनों खतरनाक मॉन्स्टर्स के बीच खड़ा होकर उनसे लड़ रहा था, ताकि शहर को पूरी तरह तबाह होने से बचाया जा सके। इस सीन में
एमसी अकेला ही खतरनाक मॉन्स्टर्स के बीच खड़ा है। चारों तरफ बर्फीले इलाके में राक्षसों की लाशें पड़ी हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसने अकेले ही इन सब को हराकर इस जगह को बचाया है। लेकिन तभी एमसी की नज़र एक खास तलवार पर पड़ती है। उस तलवार को देखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे यह तलवार किसी पुराने और खतरनाक सच से जुड़ी हुई हो। फिर उसका दोस्त बताता है कि उस हीरो के पास एक खास तलवार थी, जिसे फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड कहा जाता है। लोग कहते हैं कि उसी तलवार से उसने गद्दार यूचे को मारा था और यह एक टॉप टियर वेपन माना जाता है। एमसी अंदर ही अंदर गुस्से में सोचता है कि उस इंसान ने सिर्फ उसका नाम ही नहीं छीना, बल्कि उसके सारे अचीवमेंट्स का क्रेडिट भी खुद ले लिया। यानी दुनिया जिस हीरो की तारीफ कर रही है, असल में वो काम एमसी ने किया था। अब एमसी की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा है। उसे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी है कि उसके साथ धोखा हुआ था और उसकी सारी मेहनत का क्रेडिट छीन लिया गया। इसलिए वह ठंडे लेकिन खतरनाक अंदाज में फैसला करता है, सबसे पहले मैं कून को ही खत्म करूंगा। यहीं से उसकी बदले की कहानी शुरू होने वाली है। और अब एमसी ने ठान लिया है कि सबसे पहले कून को ही खत्म करेगा। लेकिन क्या वो सच में अपना बदला ले पाएगा, या फिर उसके रास्ते में और भी खतरनाक सच सामने आने वाले हैं? यह हम देखेंगे चैप्टर 5 में। कहानी अब एक बड़े और खूबसूरत शहर में आ जाती है। दूर से पूरा शहर दिखाई दे रहा है, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें और महल बने हुए हैं। यहीं से चैप्टर 5 की नई शुरुआत होती है। अब सीन डिंग फैमिली कंपाउंड के बाहर का है। यहाँ कुछ ताकतवर फाइटर्स और गार्ड्स खड़े हैं, जिनके ऊपर उनका लेवल और पावर दिख रहा है। इससे साफ पता चलता है कि यह जगह बहुत पावरफुल लोगों की है और यहाँ बिना वजह आना आसान नहीं है। यहाँ डिंग फैमिली के कुछ गार्ड्स खड़े हैं। अचानक उनमें से एक आदमी पीछे मुड़कर देखता है, जैसे उसे किसी अजीब प्रेजेंस का एहसास हुआ हो। उसे लग रहा है कि आसपास कोई खतरनाक इंसान मौजूद है। दूसरी तरफ एमसी अपने दोस्त के साथ चुपचाप आगे बढ़ रहा है। वह सीधे डिंग फैमिली के इलाके की तरफ जा रहा है, जैसे उसके मन में पहले से ही कोई बड़ा प्लान चल रहा हो। अब बस देखना यह है कि वह यहाँ क्या करने वाला है। यहाँ डिंग फैमिली का एक गार्ड उन्हें देखकर थोड़ा घमंडी अंदाज में कहता है, लिटिल ब्रैट्स। यानी वह एमसी और उसके दोस्त को बस कमजोर बच्चे समझ रहा है और उन्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। लेकिन एमसी तुरंत समझ जाता है कि वह गार्ड इतना अलर्ट क्यों है। वह सोचता है कि शायद उस आदमी के पास स्काउट स्किल है, जिसकी वजह से वह आसपास की हल्की सी प्रेजेंस भी महसूस कर सकता है। इससे एमसी को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ के गार्ड्स इतने आसान नहीं हैं। एमसी का दोस्त डरते हुए कहता है कि यहाँ बहुत सारे गार्ड्स हैं। अगर वो किसी तरह अंदर घुस भी जाए तो भी बचकर निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वह एमसी को समझाता है कि यहाँ से वापस चलना ही बेहतर है। लेकिन एमसी के मन में कुछ और ही चल रहा है। वह सोचता है कि वह तो सीधे हीरो डिंग कून को मारना चाहता है, लेकिन अभी ऐसा करना सही समय नहीं है। इसलिए वह पहले सही मौका ढूंढने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि क्याओ जी के अनुसार डिंग कून अपना ज्यादातर समय एक हाई लेवल डंजन में बिताता है। इसका मतलब है कि अगर एमसी को उससे बदला लेना है, तो उसे उसी खतरनाक डंजन तक पहुंचना होगा। एमसी को पता चलता है कि हाई लेवल डंजन्स पर सेना की कड़ी सुरक्षा रहती है। वहाँ हर जगह सैनिक तैनात रहते हैं और अंदर जाने के लिए एक स्पेशल पास की जरूरत होती है। बिना उसके कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तभी एमसी को एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि अगर डिंग कून का परिवार इतना ताकतवर है, तो उनके घर में जरूर उस डंजन का स्पेशल पास होगा, और अगर उसे वो पास मिल जाए तो वह सीधे डंजन तक पहुंच सकता है। लेकिन एमसी को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है। वह सोचता है कि डिंग कून के इतने सारे डिसेंडेंट्स में से यह तो बस एक ब्रांच है, फिर भी इनके घर पर इतनी भारी सिक्योरिटी और गार्ड्स क्यों रखे गए हैं। एमसी का दोस्त बताता है कि यह परिवार एक हीरो के डिसेंडेंट्स है। इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टी के अंदर ही एक डंजन बंद करके रखा गया है, जिससे उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। एमसी हैरान होकर पूछता है,
क्या सच में इनके घर के अंदर ही एक डंजन है? क्योंकि किसी के घर में डंजन होना बहुत ही अजीब और खतरनाक बात है। तब उसका दोस्त समझाता है कि लो लेवल डंजन्स को बहुत पहले से ही अमीर लोग निजी तौर पर खरीदते और बेचते आ रहे हैं, इसलिए कुछ ताकतवर परिवार अपने घर की जमीन पर ही डंजन रख लेते हैं। साधारण स्टूडेंट्स को तो सिर्फ स्कूल के डंजन प्रैक्टिकल्स के दौरान ही मॉन्स्टर्स से लड़ने का मौका मिलता है, और वहाँ भी उन्हें मौका पाने के लिए लड़ना पड़ता है। इसलिए ऐसी ताकत और सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती है जिनके पास पावर और इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ बताया जाता है कि डिंगक्सू जैसे अमीर और ताकतवर लोग अपने गार्ड्स के साथ कभी भी डंजन में जाकर मॉन्स्टर्स को मारकर आसानी से लेवल अप कर सकते हैं, लेकिन साधारण स्टूडेंट्स के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। एमसी हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि यह नया ज़माना सच में बहुत बदल चुका है, जहाँ ताकत और मौके पहले जैसे नहीं रहे। फिर उसका दोस्त साफ कहता है कि इस दुनिया में जितना कोई इंसान अमीर और ताकतवर होगा, उतना ही जल्दी उसका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज और मौके होते हैं। लेकिन ज्यादातर सामान्य स्टूडेंट स्कूल से ग्रेजुएट होने तक सिर्फ लेवल 15-20 तक ही पहुंचते हैं, और स्कूल के बाद अगर उन्हें डंजन तक एक्सेस नहीं मिलता तो उनका लेवल वहीं रुक जाता है। यहाँ बताया जाता है कि अगर किसी को डंजन से जुड़ी जॉब मिल जाए, जैसे माइनर या नेशनल डंजन रेंजर, तो वह डंजन में काम करते करते धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा सकता है। यहाँ बताया जाता है कि एक आम इंसान अगर लगातार मेहनत करे तो मिडिल एज तक उसका लेवल सिर्फ 30 के आसपास ही पहुँच पाता है, जबकि डिंगक्सू जैसे अमीर लोगों के गार्ड्स उनके परिवार के डंजन का फायदा उठाकर आसानी से लेवल 30 तक पहुँच जाते हैं। और अगर कोई इंसान इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है तो आम तौर पर उसे आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है, क्योंकि वहीं पर बड़े और खतरनाक डंजन से लड़ने के मौके मिलते हैं। और उसका दोस्त बताता है कि असली ताकत पाने के लिए या तो गिल्ड या मिलिट्री एकेडमी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जगह बनानी पड़ती है, तभी इंसान बड़े और खतरनाक हाई लेवल डंजन्स में जाकर अपना लेवल बढ़ा सकता है। एमसी यह सब सुनकर सोचता है कि अगर उसे सच में मजबूत बनना है तो उसे इस सिस्टम में आगे बढ़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यह एमसी का दोस्त उसे समझाता है कि लेवल का फर्क बहुत बड़ा है, इसलिए अभी गार्ड्स से लड़ना बेकार है, बेहतर होगा कि वे अभी के लिए वापस चले जाएं। एमसी भी मन ही मन समझ जाता है कि उसकी अभी की ताकत काफी नहीं है, वह अभी तो ऑर्डिनरी हीरोज को भी नहीं हरा सकता, और सुप्रीम किंग लुओ WEI तक पहुंचना तो अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन तभी एमसी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि लेवल 30 के आसपास मिलने वाली स्काउटिंग स्किल्स ज्यादातर सिर्फ छोटे एरिया को ही डिटेक्ट कर पाती हैं, जैसे ईगल आई, एनहांस्ड हियरिंग या रैट स्पिरिट समनिंग जैसी स्किल्स। ये सब मिलकर भी पूरे मैंशन को हर समय कवर नहीं कर सकती, और यहीं से एमसी को अंदर घुसने का एक मौका दिखने लगता है। एमसी देखता है कि यह कोई लाइफ ऑडिट डंजन नहीं है, इसलिए यहाँ के ज्यादातर गार्ड्स लापरवाह हो चुके हैं, और यही मौका एमसी के लिए काफी है ताकि वह चुपचाप अंदर घुस सके। लेकिन जब एमसी का दोस्त यह सुनता है तो वह हैरान होकर पूछता है, कॉम्प्लेसेंट मतलब गार्ड्स लापरवाह कैसे हो सकते हैं? उसे अभी भी एमसी की योजना समझ नहीं आती। एमसी अपने दोस्त को बताता है कि अपने पिछले जीवन में उसने बहुत ही खतरनाक हाई लेवल डंजन्स देखे हैं, जहां स्काउटिंग बिल्कुल परफेक्ट होती थी, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी उसके मुकाबले काफी ढीली और रिलैक्स्ड है। इतना कहकर एमसी अचानक अपने दोस्त को पकड़कर खींच लेता है, और उसका दोस्त घबराकर बोल पड़ता है, अरे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसे अभी भी समझ नहीं आता कि एमसी आखिर करने क्या वाला है। एमसी अपने दोस्त कियाओ जी से मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहते? एमसी की बात सुनकर उसका दोस्त हैरान रह जाता है। कियाओ जी धीरे से जवाब देता है, बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन वो तभी हो सकता है जब मैं किसी गिल्ड में शामिल हो जाऊं। उसे लगता है कि बिना गिल्ड के उसकी जिंदगी बदलना लगभग नामुमकिन है।
तभी एमसी ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम किसी गिल्ड में चले भी जाओ तो क्या सच में सब कुछ बदल जाएगा? और फिर वह उसे याद दिलाता है कि वह ट्रेटर कियाओ एन का परपोता है, जिसकी वजह से लोग उस पर भरोसा ही नहीं करते। एमसी अपने दोस्त कियाओ जी को गंभीर आवाज में बुलाता है। उसका दोस्त थोड़ा घबराया हुआ दिखता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी किस्मत बदलना इतना आसान नहीं है। एमसी अपने दोस्त से कहता है, किसी इंसान की किस्मत सिर्फ उसी पल बदलती है जब वह खुद फैसला लेता है, सिर्फ क्या होगा सोचकर नहीं। यानी अगर जिंदगी बदलनी है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। इतना कहकर एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है, कम से कम मैं अपने सामने इस डंजन का मौका नहीं जाने दूंगा। अब तुम खुद तय करो, मेरे साथ आना है या नहीं। उधर एमसी बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंट नजर आता है। उसे पूरा यकीन है कि अगर किसी की किस्मत बदल सकती है तो वो इसी पल से शुरू होगी। एमसी की बात सुनकर कियाओ जी हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है, क्या मैं भी वही फैसला ले सकता हूँ जो एमसी ने लिया है? उसके मन में डर और हिम्मत दोनों चल रहे होते हैं। आखिरकार कियाओ जी भी हिम्मत करके एमसी के पीछे चल पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी काफी घबराया हुआ होता है, क्योंकि यह कदम उसके लिए बहुत बड़ा जोखिम है। तभी एमसी अचानक हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा करता है और धीरे से कहता है, शांत। यहाँ आसपास किसी भी समनिंग टाइप स्काउटिंग स्किल का कोई निशान नहीं है, यानी फिलहाल उनकी मौजूदगी किसी को पता नहीं चली है। एमसी चुपचाप अपने दोस्त को साथ लेकर दीवार के पीछे से निकलता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, जब तक मैं अपनी आवाज नीचे रखूंगा तब तक कोई हमें नोटिस नहीं करेगा। इसके बाद एमसी अपने दोस्त को लेकर तेजी से दीवार के ऊपर से छलांग लगा देता है, ताकि नीचे खड़े गार्ड्स उन्हें देख ना सकें। उसका प्लान साफ होता है, गार्ड्स की नजर से बचकर चुपचाप अंदर घुस जाना। एमसी सही मौका देखकर अपने दोस्त के साथ चुपचाप अंदर घुस जाता है। उसकी प्लानिंग काम कर जाती है और दोनों बिना किसी की नजर में आए डिंग फैमिली के कंपाउंड के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर आते ही एमसी का दोस्त चारों तरफ देखकर हैरान हो जाता है और धीरे से कहता है, ये तो, यानी उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में इतनी आसानी से अंदर घुस गए हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, उनके सामने जमीन के नीचे खुलने वाला एक रहस्यमय डंजन दिखाई देता है। चमकती हुई अजीब सी ऊर्जा और टूटी हुई जमीन देखकर साफ पता चलता है कि यह जगह बहुत खतरनाक होने वाली है। अंदर झांकते ही एमसी को दिखता है कि वहां ज़ॉम्बी शैडोफायन जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, जिनका लेवल भी काफी हाई है। एमसी तुरंत समझ जाता है कि यह डंजन पिछले वाले डंजन से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर एमसी चारों तरफ देखकर समझ जाता है कि यहाँ मॉन्स्टर्स की संख्या ज्यादा नहीं है, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि डिंग चू की फैमिली इस डंजन को समय समय पर साफ करती रहती है। अंदर देखते ही एमसी अपने दोस्त से कहता है, यहाँ सिर्फ 2 छोटे मॉब्स हैं, तुम जाकर इन्हें ट्राई करो। असल में एमसी चाहता था कि उसका दोस्त खुद लड़कर अपनी ताकत को टेस्ट करे। एमसी का दोस्त जब उन मॉन्स्टर्स को देखता है तो डर जाता है और कहता है, क्या मुझे उनसे लड़ना होगा? नहीं, मैं तो उन्हें हरा ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर्स उस पर हमला करते हैं, वो डर के मारे अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है और गुस्से में चिल्लाता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था। अचानक एक मॉन्स्टर उस पर झपट पड़ता है और उसे पकड़ लेता है। डर के मारे वो चिल्लाते हुए सोचता है, मुझे पता था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन उसी वक्त वो अपनी पूरी ताकत से एनर्जी शील्ड बना देता है, जो मॉन्स्टर्स के हमले को रोक देता है, और डर के बीच वो बस एक ही बात चिल्लाता है, मुझे घर जाना है। उधर उसका दोस्त शील्ड बनाकर किसी तरह मॉन्स्टर्स को रोक रहा होता है। तब एमसी उसे चिल्लाकर कहता है, कम से कम पलटकर लड़ने की कोशिश तो करो। लेकिन उसका दोस्त घबराकर बोलता है, मौका ही कहाँ मिल रहा है लड़ने का। और उसी डर के बीच वो आखिर हिम्मत जुटाकर शील्ड से जोरदार हमला कर देता है, जिससे मॉन्स्टर दूर जाकर जोर से चीखने लगता है। मॉन्स्टर उसके पीछे से हमला करने के लिए दौड़ता है। उसे देखकर एमसी का दोस्त घबरा जाता है,
लेकिन फिर भी अपनी शील्ड को मजबूत करके खुद को बचाने की कोशिश करता है। एमसी का दोस्त अपनी पूरी ताकत लगाकर शील्ड को आगे धक्का देता है, जिससे मॉन्स्टर्स पीछे की तरफ जोर से उड़ जाते हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं होता कि उसने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया। दूर खड़ा एमसी यह सब देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही। एमसी का दोस्त मॉन्स्टर्स के सामने अपनी शील्ड उठाकर खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर्स लगातार उस पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वह हर अटैक को परफेक्टली ब्लॉक कर देता है। असल में उसका टैलेंट काफी अच्छा है, बस वह हमेशा घबरा जाता है, इसलिए सिर्फ डिफेंड ही करता है। उसकी खास बात यह है कि उसकी स्पेशल जजमेंट बहुत प्रिसाइज है, मतलब उसे इंस्टिंक्टिवली पता चल जाता है कि अटैक कहाँ से आएगा। इसी वजह से भले ही वह हमेशा डेंजरस सिचुएशन में दिखता है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता। लड़का पूरी ताकत से मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लगातार अटैक्स की वजह से उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पसीने से भीगा हुआ वह घबराकर चिल्लाता है, मैं ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं पाऊंगा। तभी एमसी आगे बढ़ता है और बिना डरे मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है। उसकी तेज स्ट्राइक से मॉन्स्टर्स पीछे हटने लगते हैं और इसी पल वह समझता है कि कई लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनमें खुद को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं होती। तभी एमसी अपनी स्किल ब्लेड ऑफ ट्रिकरी एक्टिवेट करता है, जिससे उसका अटैक पावर 70% तक बढ़ जाता है। अब एमसी पूरी ताकत के साथ दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैयार है। मॉन्स्टर को हराने के बाद अचानक एमसी के सामने एक सिस्टम स्क्रीन प्रकट हो जाती है। वह हैरानी से अपनी नई स्टैट्स देखता है और समझ जाता है कि उसका लेवल बढ़ चुका है और वह पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है। फिर एमसी समझाता है कि इस दुनिया में एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलती है, यानी जिसने लड़ाई में जितना ज्यादा योगदान दिया, उसे उतना ही ज्यादा ईएक्सपी और पावर मिलेगी। एमसी के हाथ में एक खतरनाक बोन ब्लेड आ जाती है, जो डंजन मॉन्स्टर की हड्डी से बनी होती है। एमसी शांत होकर कहता है, अगर मैं इन्हें मार भी दूं, तो तुम्हें ज्यादा ईएक्सपी नहीं मिलेगा। तभी एमसी उससे पूछता है कि वह अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स कैसे एलोकेट करता है। उसका दोस्त जवाब देता है कि स्पिरिट को छोड़कर बाकी सभी स्टैट्स में पॉइंट्स बराबर बराबर डालता है। यह सुनकर एमसी को उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अजीब लगती है। एमसी ध्यान से अपने दोस्त की फाइटिंग स्टाइल को देखता है और सोचता है कि शील्ड बेयरर क्लास वाले लोग यूजुअली एजिलिटी में पॉइंट्स नहीं डालते। फिर भी उसके दोस्त की मूवमेंट्स काफी तेज और फ्लेक्सिबल लग रही थी। एमसी का दोस्त बताता है कि अगर वह एजिलिटी में पॉइंट्स नहीं डालेगा तो स्कूल में पार्टी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्लो शील्ड बेयरर का इंतजार करते करते बाकी लोग सारे मॉन्स्टर्स पहले ही खत्म कर देते हैं। तभी एमसी उसे समझाता है कि उसे लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, क्योंकि लेवल 60 के बाद जो एडवांस्ड क्लासेस अनलॉक होती हैं, उनके लिए खास एट्रीब्यूट रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी पड़ती हैं। एमसी अपने दोस्त को समझाता है कि अगर वह फ्यूचर में एडवांस्ड क्लास लेना चाहता है तो उसे स्टैट्स सोच समझकर बढ़ाने होंगे। जैसे बैस्टियन फोर्ट्रेस क्लास के लिए 60 स्टैमिना और 90 डिफेंस की जरूरत होती है, इसलिए पॉइंट्स रैंडमली नहीं डाल सकते। एमसी अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अब से उसे सिर्फ एस रैंक तक पहुंचने के बारे में सोचना चाहिए। एमसी को पहले से पता है कि अगर उसका दोस्त सही तरह से ट्रेनिंग और स्टैट्स बढ़ाएगा तो वह आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर बन सकता है। लेकिन यह सुनकर उसका दोस्त पूरी तरह शॉक हो जाता है। वह चौड़ी आंखों से एमसी को देखकर कहता है कि सिर्फ एस रैंक ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं आगे की ताकत के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए यह बात अभी भी यकीन करना मुश्किल है। एमसी कुछ देर चुपचाप खड़ा सोचता रहता है। वह समझ जाता है कि जैसे उसने अपने दोस्त के फ्यूचर क्लास के बारे में प्लान बनाया है, वैसे ही अब उसे अपनी खुद की क्लास एडवांसमेंट के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि आगे आने वाली लड़ाइयाँ और भी खतरनाक होने वाली हैं। फिर एमसी अपने हाथ के सामने सिस्टम विंडो को देखता है और मन ही मन सोचता है कि उसकी सपोर्ट क्लास असल में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड
मिलने की वजह से ही उसकी क्लास ने फिर से कमबैक किया और अब उसकी असली ताकत धीरे धीरे सामने आ रही है। यह सब समझने के बाद एमसी गहरी सोच में पड़ जाता है। वह मन ही मन प्लान बनाने लगता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो वह अपनी क्लास को और भी स्ट्रॉन्ग क्लास में एडवांस कर सकता है, जिससे उसकी असली ताकत भविष्य में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। एमसी जैसे ही सिस्टम विंडो को ध्यान से देखता है, उसे पता चलता है कि उसकी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड असल में लेवल अप भी हो सकती है। जब भी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, उनकी शैडो सोल्स मिरर वर्ल्ड के एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसी से स्किल एक्सपीरियंस बढ़ता है। यह देखकर एमसी खुद भी थोड़ा हैरान हो जाता है और यहीं पर चैप्टर 5 खत्म होता है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, चैनल डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ भी ऐसी ही एनीम और मानहवा वीडियोस आने वाली हैं।